नमस्कार। सोशल कॉज के एक नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम सोशल कॉज के इस अंक में बात करेंगे उत्तराखंड में वंशागत राजनीति की। यूँ तो जब से उत्तराखंड बना है यहाँ की राजनीति में बहुत से पेच हैं। सबसे बड़ा पेच अगर देखा जाए तो जो सत्ताधारी दल है या जो शासक हैं उनकी और नौकरशाही की आज तक ट्यूनिंग नहीं हो पाई। नौकरशाही का कभी भी उत्तराखंड की सरकार को समर्थन या सपोर्ट मुझे जितनी मेरी जानकारी है अभी तक मुझे मिलती हुई कभी नहीं लगी। एक उसमें जो कहा जाए एनडी तिवारी है, वो कुछ ब्यूरोक्रेट के साथ उनके रिश्ते अच्छे हुआ करते थे या उनको हैंडल करना आता था, क्योंकि केंद्र की राजनीति में उनका बहुत लंबा एक अनुभव था। दूसरा भुवन चंद खंडूरी थे, लेकिन उनका शिकंजा ब्यूरोक्रेट्स पे कुछ ज़्यादा ही था। तो वो एक वांछित जो रिज़ल्ट है अपने ब्यूरोक्रेट से, अपने नौकरशाहों से, वो नहीं ले पाते थे, क्योंकि प्रेशर उनकी तरफ से ज़्यादा होता था। बाकी जो उसके अलावा जो सरकारें हैं, वर्तमान की सरकार में अगर देखा जाए तो नौकरशाही अगर मैं कहूँ उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है, तो ऐसा कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ये गाहे बगाए यहाँ सत्ता के गलियारों में, यहाँ लोकल की शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं में ये सब देखने को मिलता है। और खुद सरकार के स्तर की कई घोषणाएं ऐसी होती हैं जिन पर लोग पीआईएल दायर कर देते हैं और हाई कोर्ट में चले जाते हैं। और कई बार मैंने देखा है हाई कोर्ट को सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जो कि चुनी हुई सरकारों के लिए कोई बहुत अच्छा कदम नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर वंशानुगत राजनीति। हालांकि जो यहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं अभी कोई इसमें बहुत ज़्यादा उच्च स्तर के राजनीतिक हमारे उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन जितने भी जो पुराने लोग हैं वो अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाए, चाहे वो शुरुआत हिम्मती नंद बहुगुणा के परिवार से हो। तो उसके बाद मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से राजनीतिज्ञ हैं जिनके बच्चे, जिनकी फैमिली उत्तराखंड की राजनीति में आ रही है। उनका ज्ञान भले उस स्तर का न हो, उनकी शिक्षा भले उस स्तर की नहीं हो, लेकिन राजनीतिक लोग अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पर जो लगता है यहाँ पर इन्होंने राजनीति को राज्य की सेवा का माध्यम न बना के एक आय अर्जन का एक माध्यम बना के ये लोग चल रहे हैं। मैं अगर ये कहूँगा शायद बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, यहाँ पर जितने माफिया हैं, चाहे वो भू माफिया हैं, चाहे वो वन माफिया हैं, जो बहुत से माफिया लोग हैं यहाँ पर सत्ता में वो हिस्सेदार हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में उनका योगदान है। तो इसलिए जो हमारे सरकार के लोग हैं वो इन्हीं माफियाओं के हिसाब से चलना चाहते हैं, जबकि जो आईएएस लॉबी है या पीसीएस लॉबी है वह इन लोगों को वह इज्जत या वो सम्मान नहीं देती जिसके इनको हकदार होना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो ये वास्तव में हकदार भी नहीं है। इनको जो अपना रुतबा है, जो पद है, चाहे वो मंत्री का पद है, चाहे वो उनकी विधायकी का पद है, ये लोग अपने रिश्तेदारों, नातेदारों में, अपने सर्कल में सिर्फ एक अपना रुतबा दिखाने के लिए ये सब चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ अभी युवा लोग आ रहे हैं जिनसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं। अभी जो लोग काबिज हैं वह बिल्कुल ही नासमझ उनको कहना चाहिए या उनको जानकारी नहीं है विधायकी कार्यों की। पहले तो उन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो आदमी एमएलए, एमपी का या मंत्री पद के लिए आगे तैयार हो रहा है उसको भारत के संविधान की और विधायिका की पूरी जानकारी देनी चाहिए। जब उसको जानकारी है, अगर आपको उसको विधायक के लिए भी निर्वाचित करा ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्री नासमझ लोगों को नहीं बनाना चाहिए। मंत्री इसी को बनाना चाहिए जिसको विधायकी कार्यों की जानकारी है। अब उल्टे सुल्टे अगर आप काम करवाओगे तो आपको नौकरशाह का
समर्थन मिलना, सहयोग मिलना मुझे नहीं लगता संभव हो पाएगा। दूसरा, ये जो आपकी चाहिए जितने भी दल हैं यहाँ पर अभी, या जो भी जितने राजनीतिक हैं, उसमें बहुत सी युवा ऐसे हैं जो काफ़ी सक्षम हैं, लेकिन जो लोग परिवारवाद और वंशवाद को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे उन प्रतिभाओं के जीवन में रुकावट आ रही है। साथ में राज्य में जो लोग एक कर्मठ कार्यकुशल लोग आगे आ सकते थे, ऐसे लोग से भी राज्य वंचित हो रहा है। तो राज्य का अगर समुचित विकास करना है तो हमें वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति से भी बचना होगा। धन्यवाद।